ओम नमः शिवाय। 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 भागवती वासुदेवाय नमः। मित्रों, सबसे पहले तो महादेव का कृपा आप सबके ऊपर बना रहे, भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सबके घर घर में, आपके बाल बच्चे परिवार पर हमेशा बना रहे। सबसे ज़रूरी ये है कि आप समाचार में कोरोना के जगह ना पाने से लापरवाह मत हो जाइए। कोरोना अभी उसी स्पीड में है, कोरोना का स्पीड वही है जो पहले था। कोरोना में कोई कमी नहीं आई है। हाँ, समाचार में और सब समाचार के वजह से स्थान बना नहीं पाया है, क्योंकि टीआरपी के चक्कर में समाचार वाले लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि उसमें उनको टीआरपी दिखता है। बट आप ये मान करके चलिए कि अभी कोरोना उसी स्पीड में है, बल्कि उससे ज़्यादा स्पीड में है, बुरी स्थिति में है। इसलिए कोरोना से डरिए और बच कर रहिए। कोरोना का ना तो अभी कोई टीका बना है, ना कोई दवा बना है। बरसात के मौसम में हमारे पूर्वांचल में बाढ़ वैसी आता है, बारिश वैसी आती है, सर्दी खांसी बुखार जुकाम ये लगा रहता है। तो आपको दोहरी मार पड़ने वाली है। एक तो आपको सर्दी खांसी बुखार होगी तो ये पता नहीं चलेगा कि ये कोरोना की बीमारी है कि बरसाती बीमारी है। लेकिन हम पूर्वांचल के लोग जीवट लोग होते हैं, हमारा इम्यूनिटी पावर बड़ा मजबूत है, हम सब मजबूत लोग हैं। लेकिन फिर भी आप समाचार में जगह ना पाने की वजह से आप लापरवाह मत हो जाइए। ये मान के चलिए कि कोरोना गया नहीं है। समाचार में स्थान नहीं बनाया का मतलब ये नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। और कोरोना का अब तक की ज्ञात इलाज में सिर्फ ये है कि आपको मेंटेन करनी है 2 गज दूरी। मैं तो कहूँगा कि उसको 4 गज दूरी बनाइए और तभी आपका भला होगा। 4 गज से भी आदमी बातचीत कर सकता है। तो महादेव के आशीर्वाद से आपके और आपके परिवार को कोरोना छुए ना। इन्हीं शुभकामनाओं, इन्हीं दुआओं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज हेडिंग था बड़ा, कई लोग कहते होंगे कि राकेश परमार अमूमन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है, आज क्या हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे पता था कि मेरा अध्यक्ष बेकार है, वाहियात है, कुत्ता है, कमीना है, पागल है, गधा है, निकम्मा है। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने अध्यक्ष के लिए कह रहे हैं। आपको ये बात पता होगा कि पार्टी की सरकार होती है, सरकार का पार्टी नहीं होता। जिसने अभी नरेंद्र मोदी जी की भाजपा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी हैं। अभी देश में मोदी जी की यूपीए नहीं है, यूपीए की सरकार है। सरकार का यूपीए नहीं है, ये बात एनडीए नहीं है, सॉरी एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है वो उसकी सरकार है, सरकार की एनडीए नहीं है। मतलब सरकार का पार्टी होता है, संगठन का पार्टी होता है, पार्टी का संगठन नहीं होता। तो तकनीकी रूप से राजस्थान में मुख्यमंत्री अध्यक्ष के बाद पोस्ट होती है, अध्यक्ष का ऊपर आसन होता है। तो प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी अपने अशोक गहलोत से तकनीकी रूप से ऊपर आदमी है। विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री बेशक हो सकता है। अगर विधानसभा में माना जाए तो अपने ही उप मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि मुझे पता था कि निकम्मा आदमी है, शैतान आदमी है और पता न क्या क्या। उनका केंद्रीय में राष्ट्रीय स्तर का नेता जो कि बहुत बड़े वकील भी हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं कि क्या सारे घोड़े गधे कुत्ते बंदर सब भाग जाएंगे तब आप जाल लगाओगे। मतलब वो अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि को कुत्ता कह रहे हैं, गधा कह रहे हैं। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे जनप्रतिनिधियों को हुआ क्या है, वो समझते क्या है। आज बात आपसे आशीर्वाद इसी पर लिया जाएगा। माना कि सचिन पायलट ने गलत किया, बुरा किया, भला किया, ये सचिन जाने और राजस्थान की जनता जाने। लेकिन मैं एक वोटर के रूप में मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे चुने हुए विधायक को कोई आदमी अपहरण करके होटल में बंद कर दे, कोई आदमी अपहरण करके बस से फला फला जगह घुमाता रहे, उसके बीवी बच्चों से भी बात ना करने दे। मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे चुने हुए जनप्रतिनिधि को, जो कि मेरा प्रदेश का अध्यक्ष भी है, वो एक मुख्यमंत्री कहे कि ये निकम्मा है, शैतान है, पागल है, कुत्ता है, गधा है। मतलब इस तरह की हल्के शब्दों को बोलने की इजाज़त तो मैं नहीं दूंगा। मुझे लग रहा है कि आप सब भी यही जानते होंगे। लेकिन ये इस देश में हो क्या गया है, आज चर्चा इसी पर। मित्रों, उसके पहले आपको एक चीज़ और बताऊं, हमारे बिहार और पूर्वांचल में
आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। आपने गांव में पता किया बाढ़ की स्थिति क्या है, क्योंकि आजकल पूर्वांचल में बाढ़ की बहुत स्थिति है और कई जगह बाढ़ के प्रकोप है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तो हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है, इसका कोई उपाय नहीं हुआ है। कल अगर कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हुआ तो आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि कल बाढ़ से लड़ाई में क्या कर सकते हैं इस विषय पर चर्चा हो। आज इस विषय पर मैंने सोचा था कि इसी पर बोला जाए, लेकिन मैं चूंकि सवेरे से समाचार नहीं देखता, मैं 9 बजे से 10 बजे ये समाचार देखता हूँ। 9 बजे आया तो हेडिंग में मैं रजत शर्मा के टीवी पर आया कि मेरा अध्यक्ष ये है वो है फलाना है। मुझे बड़ा, मैं चूंकि लोकतंत्र को मानने वाला आदमी हूँ, मैं जनतंत्र का मानने वाला आदमी हूँ, दल तंत्र को मानने वाला आदमी हूँ और दलीय व्यवस्था में चुने हुए जनप्रतिनिधियों का मेरे दिल में आगाध सम्मान है। और कोई हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए इस तरह से वाहियात बात करेगा, मन बड़ा उद्वेलित हो गया। तो मैंने बोला बाढ़ पर बाद में बात करेंगे, पहले इस पर बात करें जो सबसे बड़ा मुद्दा है और आप सबसे इस पर आशीर्वाद लेना बड़ा जरूरी है। मित्रों, अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, अब आपको पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं। असल में अशोक गहलोत की सरकार वहाँ पर अल्पमत में आ गई है, उनकी सरकार चाह रही है। सरकार बचाने के लिए वो करोड़ों रुपया रोज खर्चा कर रहे हैं। 109-10 लोग 5 स्टार होटल में ठहरे हैं, जिसमें 8,000 से 9,000 रुपये मिनिमम है और 19-20 हज़ार रुपया मैक्सिमम है। 109 लोगों में 109 कमरे अगर 20,000 के हिसाब से लगाया जाए तो आपकी गणित मुझसे ज़्यादा मजबूत है। जोड़ लीजिएगा कि सिर्फ रूम का भाड़ा ये है, उसके बाद उसमें खाना पीना और तरह की सुविधाएं हैं। आप सब लोग, कई लोग हैं जो 5 स्टार होटल में गए होंगे, हमें भी किसी के साथ जाने का मौका मिला है। वहाँ चाय का पैसा का जब बिल आता है तो मैं कहता हूँ ये इतने दिन में तो मेरे घर में साल भर में चाय हो जाता। साल इतना वाहियात बेकार चाय के लिए इतना दिन की कीमत देना पड़ा, लेकिन ऐसा है। अशोक गहलोत की परेशानी समझ में आ रही है, क्योंकि अशोक गहलोत अपने सदस्यों को बांध करके रखे हुए हैं। वो स्थिति उस तरह का है जिस तरह से एक आदमी तराजू में मेढक तोलता है, एक चढ़ता तो दूसरा उतर जाता है। मुझे एक बड़ा हंसी आई, उसी समाचार चैनल पर मैंने देखा कि एक गाना बज रहा था। चूंकि वहाँ रोज सिनेमा मनोरंजन का अलग अलग साधन जो दिखाए जा सकते हैं, वो साधन जो नहीं दिखाए जा सकते उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो आमतौर पर होटलों में कई तरह की मनोरंजन की व्यवस्थाएं होती है, आप सब लोग समझदार आदमी हैं, उस तरह की भी व्यवस्थाएं होंगी, वो लोग जरूर इंजॉय कर रहे होंगे। इंजॉय भी करें, सरकार का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, अपने घर से क्या लग रहा है। मुझे अगर मुफ्त में थाईलैंड जाने का मौका मिले तो मैं कोशिश करूंगा बच्चों से कह करके कि मैं एजुकेशन टूर पर जा रहा हूँ, ये भी तो एक तरह का शिक्षा ही है। तो वो लोग उस तरह की मनोरंजन कर ही रहे होंगे, मुझे जहाँ तक पता है। लेकिन जो दिखा रहा है, जो टीवी पर आ रहा है, जो बाहर दिखाया जा रहा है, वो है कि लोग आज फला सिनेमा रोल देख रहे हैं। उसमें एक मुगल आजम का डायलॉग टीवी पर आ रहा था। उसमें डायलॉग है कि पर्दा नहीं, जब गाना है, जब पर्दा नहीं, जब कोई खुदा से बंदों से पर्दा करना का, जब प्यार किया तो डरना क्या। मतलब मेरे ख्याल से उस सीन में बैठे आधे से ज्यादा विधायकों के मन में यही कह रहा होगा कि भाई जब पर्दा नहीं है, एक्सपोज है कि बाहर जाकर के तूने इनके विरोधी में वोट देना है, तो फिर काहे लिए डर। पर्दा नहीं, जब उन मतदाताओं से, जिन मतदाताओं से किसी और पार्टी के नाम पर वोट या किसी और पार्टी के रूप में जा रहे हैं, वहां कोई शर्म लिहाज है ही नहीं है, तो ये अशोक गहलोत से क्या शर्म। आप अपना खुल के कहिए। मुझे लग रहा था कि शायद यही होने वाला है। अगला बार सीन आया, शोले चल रहा था, अगले दिन उसमें डाला गया कि कितने आदमी थे, तो मुझे लग रहा है कि शायद अशोक गहलोत पूछ रहे हैं कि कितने आदमी थे। मतलब उसमें से अशोक गहलोत पूछ रहे हैं कितने आदमी थे, तो उनका दूसरा पूछ रहा मतलब कौन, आने वाले कि जाने वाले। नहीं, बीच में भेदिया वाले कितने आदमी थे। बोले ये तो पता लगता है, आपको खबर कर दिया जाएगा, पता नहीं चल रहा कि कौन कितना भेदिया है। खैर, राजस्थान के रण में इस तरह की बेबुनियाद वाहियात और अलोकतांत्रिक बात से पूरे देश में लोकतंत्र के प्रति लोगों के लगाव में कमी आएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि देश की जनता है, पढ़ी लिखी समझदार है, आज का सोशल मीडिया है, हर पल की समाचार आती रहती है कि जी आज इतने करोड़ रुपया का बिल चला गया, इतने रुपया के भोजन में चला गया। वो जनप्रतिनिधि कोरोना में अपने अपने इलाके में जा करके कोरोना मरीजों की हौसला अफजाई करते, अपने अस्पतालों को पूछते कि भाई क्या हुआ, हमारे लोगों की इलाज में क्या कमी रह गई और क्या किया जा सकता है। मैं मुख्यमंत्री से बात करूँ कि प्रधानमंत्री से बात करूँ, लेकिन वो खुद पर्दा नहीं, जब कोई खुदा से दो बंदे से पर्दा करना क्या सुन रहे हैं, वो जो मतदाता ने उनको मत दिया है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है, सबकी कलई पहचानती है। मित्रों, जो मेरा हेडिंग था अपशब्दों का, अपशब्द कोई अशोक गहलोत ने ही कहा है ऐसा नहीं,
आप अशोक गहलोत की पार्टी की मानसिकता को समझिए। केंद्र का एक बहुत बड़ा नेता जो कि देश के एक बहुत बड़े वकील भी हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं कि जब अस्तबल के सारे घोड़े भाग जाएंगे तब आप सचेत होगे। मतलब वो जनप्रतिनिधियों को घोड़ा गधा कुत्ता के से तुलना कर रहे हैं। तो आप समझिए कि कांग्रेस के सीनियर नेतृत्व के दिमाग में उन विधायकों की क्या हैसियत हुई होगी। मैं जब अपने दुआबा में जाता हूं तो हमारे विधायक की 4 गाड़ियों के काफिले में चलते हैं तो सड़क पर लोग माला लेकर के उनका दीदार करने का आतुर आते हैं। विधायक जी शीशा डाउन करते हैं या नहीं करते हैं, चले जाते हैं। इतनी शान से रहने वाला आदमी, जो आदमी 2 लाख 3 लाख 5 लाख जनप्रतिनिधियों का वोट पा करके आया है, 1 लाख 2 लाख मतों से जीता है, 5-7 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि जीत जाने के बाद तो वो सारे विधानसभा में जितने मतदाता है सबका विधायक है वो, चाहे उसको उसके पक्ष में मत पड़े हों या उसके विपक्ष में मत पड़े हों, तो विधायक तो सबका है। तो बताइए 5-7 लाख लोगों के प्रतिनिधि को आप कुत्ता गधा घोड़ा कह रहे हैं। इससे ये लग रहा है कि आपके यहाँ कौन सी मेंटेलिटी डेवलप हो रही है और कौन सा मेंटेलिटी काम कर रहा है। ये जनता है, ये जिस दिन आपको मौका मिलेगा बताएगी कि गधा कौन है, घोड़ा कौन है और आदमी कौन है। अशोक गहलोत की जो छटपटाहट है वो समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत इतने पुराने नेता हैं। अशोक गहलोत की जितनी संसदीय अनुभव है सचिन पायलट का पूरा उम्र उतना नहीं है, लेकिन फिर भी पता ना किस फ्रस्ट्रेशन में अशोक गहलोत को ये कहना पड़ा कि मुझे पता है कि मेरा अध्यक्ष निकम्मा है, मेरा अध्यक्ष कमीना है, मेरा अध्यक्ष बेईमान है। ये बात असंसदीय है, ये स्वीकार योग्य नहीं है और इसको किसी भी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाला, लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाला इस बात की अलाउ नहीं करेगा कि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करे। मित्रों, इस तरह की असंसदीय भाषा और अमर्यादित भाषा कोई अशोक गहलोत पहली बार बोले हो या सिर्फ अशोक गहलोत बोले हो, ये नहीं। आपको याद होना चाहिए मणिशंकर साहब भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हैं, मतलब वो पढ़े लिखे आदमी हैं। अनपढ़ गंवार अंगूठा टेप बुंदई करके संसद में नहीं पहुंचे हैं, वो पढ़े लिखे आदमी हैं। मणिशंकर साहब इसी दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में नरेंद्र मोदी जी के लिए कहे थे कि मोदी प्रधानमंत्री चाय की दुकान खोलना चाहे मैं खुलवा दूंगा। मतलब उनके दिमाग में, मैं ये मानसिकता की बात कर रहा हूँ कि आपकी मानसिकता कैसी है कि आप एक साधारण आदमी को सोच ही नहीं सकते इस स्तर पर कि ये आदमी नेता बन सकता है। नहीं, ये तो चाय के लिए है, ये तो बूट पॉलिश के लिए, ये तो हमारे यहाँ चौकीदारी करने के लिए है। यही मानसिकता शीर्ष नेतृत्व में है जो अपने ही अध्यक्ष को ये कह रहा है कि मुझे पता है कि मेरा अध्यक्ष बेईमान है, मुझे अच्छा है कि मैं, मतलब निकम्मा शब्द तो असंसदीय नहीं, मतलब निंदनीय शब्द, इसको तो सिर्फ घृणा ही किया जा सकता है इस शब्द के बोलने वाले के साथ। बाकी आप सब लोग हैं, हमारे बलिया के कोऑपरेटिव के नेता हैं चंद्रशेखर भाई, आपको सादर प्रणाम बनाओ। चंद्रशेखर जी कैसे हैं? मेरा भाई भी मेरे को देकर शुभ आशीर्वाद। बरजे जी कहाँ है? आप देश में हैं कि विदेश में हैं? बच्चा बाबू देख रहे हैं। आप सब लोग समझदार लोग हैं, आप सब लोग संगठन और लोकतंत्र के मानने वाले लोग हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि फ्रस्ट्रेशन में आप इस हद तक बोल दें कि मेरा अध्यक्ष, माना जाए कि अभी तक वो अध्यक्ष से बर्खास्त हुए हैं लेकिन उसकी मान्यता नहीं है, मामला कोर्ट में है, लेकिन आपका जो आपके अनुसार कल तक जो आपके पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था वो निकम्मा है, तो फिर आप क्या है? देश की जनता ये जानना चाहेगी कि क्या आप निकम्मों को अध्यक्ष जैसी कुर्सी को बैठा देते हैं? क्या आप निकम्मे बेईमान बिना किसी काम का, बिना किसी अनुभव और बिना किसी मतलब वाले आदमी को उप मुख्यमंत्री तक बैठा देते हैं? इसका जवाबदेही आप ही के ऊपर है और जनता आप ही से पूछेगी कि आपके पास अध्यक्ष बनाने का कैटेगरिया क्या है, कि वो निकम्मा हो, वो बेईमान हो, वो किसी काम का नहीं हो, वो अध्यक्ष बन जाएगा, उप मुख्यमंत्री बन जाएगा? इस प्रश्न का जवाब जरूर कांग्रेस के लोगों को तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई हल्के फुल्के आदमी नहीं बोला है, ये मुख्यमंत्री का शब्द है और वो मुख्यमंत्री है जिसका 30 से 40 साल से ऊपर से संसदीय अनुभव है, जो केंद्र से लेकर के राज्य तक में, मंत्रिपरिषद से लेकर के पार्टी पदाधिकारी तक, मतलब हर चरण का अनुभव जिसके पास हो, उसके मुंह से ये सुनना उनका फ्रस्ट्रेशन बताता है। लेकिन मित्रों, ये सिर्फ कांग्रेस के लोगों ने बोला है ऐसा नहीं है। आप याद करिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उसके पास खूनी सौदागर, खून पीने रक्त पिचासी, इन सब शब्दों को अगर आप मिलाएंगे तो पता चलेगा कि हमारा संसदीय व्यवस्था किस हद तक सड़न में पहुंच गया है, किस हद तक सड़ गया है। मैं तभी कहता हूं कि आप लोग इसलिए इस बात को नहीं ध्यान दे पाते हैं क्योंकि हम सब लोग अफीम के नशे में रहते हैं। अफीम मतलब वही अफीम नहीं है जिससे पी करके आदमी मतवाला हो जाता है। अफीम वो है
जो हमारे दिमाग में जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, इलाके के नाम पर, फलाने इलाके के नाम पर जो अफीम हमारे दिमाग में डाला गया है, हम उस अफीम के नशे में रहते हैं। मतलब अगर मैं क्षत्रिय हूँ तो मुझे मेरा क्षत्रिय नेता बुरा लगेगा ही, अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण नेता मुझे बुरा लगेगा, मैं उसका अवगुण नहीं देखूंगा। जैसे अब देखा जा रहा है कि एक आतंकवादी को मारा गया, सारे पंडित जी लोग बौखला गए। मैं अपने फेसबुक सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ जो कट्टर भाजपाई थे, जो सुबह शाम उठ करके कमल के फूल से ही अपना दर्शन करते थे, माँ बाप का पाँव नहीं छूते थे, कमल का फूल को चूम करके जो अपने एग्जाम की शुरुआत करते थे, वो सब के सब लोग अब बिलबिलाने लगे हैं कि ये ब्राह्मण सफाई हो रहा है। जबकि एक भी उत्तर प्रदेश में किसी शंकराचार्य का सफाई नहीं हुआ है, दुराचारी का हुआ है। मतलब यही नशा है, यही अफीम है, और यही अफीम नेता हम सबको दे चुके हैं। उनको पता है कि अगर मैं क्षत्रिय हूँ तो मेरा क्षत्रिय गुंडा गुंडा नहीं है, वो मेरा भाई है। अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरा ब्राह्मण गुंडा गुंडा नहीं है, मेरा भाई है। अगर मैं और किसी जात का, मतलब सभी जात का, तो वो फिर वो मेरा भाई है। मेरे लिए वो अपना काम करेगा, मेरे लिए आगे लड़ाई लड़ेगा। तभी ये बात होता है कि आदमी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके आता है और सीधे मुख्यमंत्री बन जाता है। आदमी 7वीं में 7 बार फेल होता है, सीधे उप मुख्यमंत्री बन जाता है। खींच खाच के मैट्रिक पास, देश का स्वास्थ्य मंत्री बन जाता है। ये इसीलिए हम सब लोगों को इस तरह की नशा से ग्रसित कर दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है जो आदमी नशे में होगा वो होश की बातें नहीं करेगा। वो मदवाला है, मदहोश है, उससे किसी और बढ़िया से सोचने समझने की शक्ति की कल्पना की नहीं की जा सकती है। इसीलिए हमारे नेता लोग साजिश के तहत हमको जात में, धर्म में, क्षेत्र में, अगड़ी में, पिछड़ी में, ऊंच में, नीच में इतना बढ़िया से फंसा दिए हैं, उस दलदल में इतना धंसा दिए हैं कि हम जितना निकलने का प्रयास करते हैं उतना धंसते जाते हैं, उतना धंसे जाते हैं। और ये उनके लिए मुफीद है, उनके लिए बड़ा आसान है। क्योंकि अगर आप सोचने समझने की शक्ति में आ जाएंगे तो आप एक बार सोचेंगे कि एक बात बताओ, मुझ में ऐसा क्या कमी है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझ में क्या कमी है कि मेरे यहाँ 7वीं में 7 बार फिर उप मुख्यमंत्री हो गया और मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहा है। फिर मैं सोचूंगा कि 30 साल से मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, लुटियन जोन की राजनीति में बहुत बढ़िया सक्रिय है, अच्छे अच्छे लोगों से मेल मुलाकात है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की बात आती है तो वो बनता है कि इसके पास और राजनीति का कोई अनुभव नहीं है और देश के सबसे बड़ा राज्य का सीधा मुख्यमंत्री बन जाता है। फिर मैं ये सोचूंगा कि यार मुझ में क्या कमी थी कि लोकसभा का टिकट प्रधानमंत्री के बेटे को दे दिया जाता है। फिर मैं इन सब विचारों को विचार करने लगूंगा, तो जिस तरह से मैं बटन दबाने जाऊंगा मेरी उंगली अपने आप हिलने लगेगी और सही और सुंदर कैंडिडेट पर जा करके दबेगी। फिर वो लोग चुनाव के माध्यम से हार जाएंगे। इसीलिए आपको नशा का इंजेक्शन और ज़्यादा डोज दे करके भेजते हैं कि आप नशे में पागल होकर के, मतवाले होकर के जाएं और जो बताया गया है वही करके आएँ। आप अपना सोचना, अपना समझना, अपनी ज्ञान को अपने पास रखें। मेरा आज का बात कहने का मतलब यही है कि अगर कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री ये कहने पर मजबूर हो जाए कि मेरा अध्यक्ष निकम्मा है, तो आप समझिए कि फ्रस्ट्रेशन किस लेवल पर गई हुई है। दूसरा, अगर कोई इतना अनुभवी नेता ये कहे कि निकम्मा है, सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है, बढ़िया चेहरा और अंग्रेजी बोलना ही राजनीति का आधार नहीं होता है, तो आप समझिए कि वो उसका फ्रस्ट्रेशन किस लेवल पर है या उसके अंदर घमंड किस लेवल पर है। फ्रस्ट्रेशन भी है और वो घमंड भी है। घमंड इस लेवल पर है, वो ये नहीं समझ रहा है कि पूरे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को मैं निकम्मा कह रहा हूं, मैं चोर कह रहा हूं, मैं बेईमान कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा अपना मुख्यमंत्री 1 साल पहले से दलाली कर रहा था भाजपा का। मेरा अपना मुख्यमंत्री हमारा ही सरकार गिराने का साजिश कर रहा था पहले दिन से, जिस दिन से हम 18 में सरकार की शपथ लिए, उसी दिन से सरकार गिराने का प्रयास कर रहा था। उनसे एक प्रश्न बनता है, मेरे हिसाब से अगर मैं राजस्थान का नागरिकता मेरे पास होती, मैं उन पर केस कर देता। मैं चाहता हूं कि उन पर कोई केस करे। इस बात पर 2-3 पॉइंट है जिस पर केस किया जा सकता है। पहली पॉइंट है कि आप एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को किस आधार पर कह रहे हैं कि वो सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहा था। अगर सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहा था तो जनप्रतिनिधियों के तहत केस बनता है, आपने केस क्यों नहीं किया? और अगर केस नहीं किया तो कॉन्स्पिरेंसी में 120B के अंतर्गत आपको क्यों न बुक किया जाए? क्योंकि आप उस कॉन्स्पिरेंसी के हिस्सा है, आप उस कॉन्स्पिरेंसी का अंग है। आपको पता था कि हमारी सरकार गिराने की साजिश हो रही है, तो आप किस लालच में, किस वजह से, किस मजबूरी में, किस दबाव में आपने इसको एक्सपोज नहीं किया? आज राज्यसभा चुनाव के पहले आप CAB को नोटिस दिए कि इसकी पूछताछ करें और आपका एक तरफ बयान आता है कि पहले दिन से आ रहा है। आप चुने हुए जनप्रतिनिधि कैमरे पर बोल रहे हैं,
आपका कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ है जिसमें कहोगे कि ये मेरी आवाज़ नहीं थी। जिस तरह से वो टेलीफोन टेप पे आ रहा है कि वो बोलने वाला कह रहा है कि मेरा नहीं है, सुनने वाला कह रहा है कि मेरा नहीं है। आप संवाददाताओं के सम्मेलन में बोल रहे हैं, कैमरे के माइक और कैमरे के सामने ये कह रहे हैं कि मुझे पता था कि पहले दिन से ये इनके मन में मुख्यमंत्री बनने की अभिलाषा थी और मेरा सरकार गिराने की इच्छा थी। तो फिर 120 भी आप पर बनता है और आप पर क्यों न केस की जाए। चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ, वोटर उत्तर प्रदेश का हूँ, राजस्थान में मैं केस नहीं कर सकता, लेकिन मेरे कोई मित्र राजस्थान के हैं, उनको जरूर इस विषय में विचार करना चाहिए। और जो तंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के सम्मान बनाने के लिए इस तरह के बयानवीरों के विरुद्ध जब तक कोर्ट के माध्यम से लोगों को डिमोरलाइज नहीं किया जाएगा, तब तक इस देश में लोकतंत्र मजबूत नहीं होगी और तब तक एक दूसरे का सम्मान नहीं होगा। क्योंकि मैं जैसा पहले कहा, फिर से कह रहा हूँ कि मेरा अपने जनप्रतिनिधि का अपमान देखा नहीं जाएगा। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि जिसको मैंने वोट दे करके संसद में, विधानसभा में भेजा है, वो उसको कोई देख करके कहे कि ये कमीना है, ये घोड़ा है, ये गधा है, ये कुत्ता है। इस तरह के अलंकरणों से अगर उसको अलंकृत किया जाता है तो मैं समझ रहा हूँ कि मैंने जिसको वोट दिया है मैं दोषी हूँ, क्योंकि मेरे वोट से तो वो विधायक बना है, मेरे वोट से तो वो संसद बना है। दूसरा मित्रों, इस तरह की फ्रस्ट्रेशन का जवाब फ्रस्ट्रेशन से नहीं दिया जा सकता। आपको याद रखने की जरूरत है कि जब अगले बार आप मतदान करने जाएं तो आप सोचें कि किस आदमी ने हमारे विधायक को कहा था कि ये फ्रॉड है, ये बेईमान है। तब आपकी उंगली सीधी दिशा में जाएगी और सही बटन दबाएगी। दूसरा, चुनाव से कुछ दिन पहले तक लोगों के आपके दिमाग में भरे हुए जहर के प्रति होशियार रहें। आप ये माने कि ये जहर मेरे दिमाग में इसलिए डाला जा रहा है ताकि मैं इन सब चीज़ों को समझ ना पाऊँ और उनके हिसाब से उनके जगह पर मतदान कर दूँ, क्योंकि उनके अंदर इस तरह की मरोड़ है, उनके तरह इस तरह की घमंड है। वो इस घमंड में इतने ज़्यादा पागल हैं कि वो खुद ही क्या कह रहे हैं उनको खुद ही समझ नहीं आ रही। दोस्तों, लोकतंत्र में लोक और तंत्र दोनों का मजबूत होना ज़रूरी है। तंत्र तो हमारा इतना मजबूत और इतना हावी है कि उसमें लोक गायब हो गया है, लोक कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी बटन दबाने का एक ऑप्शन आपके पास आता है। चुनाव में एक बार हो, 5 साल में एक बार हो या 5 महीने में एक बार हो, बट उस वक़्त आता है। आपको उसी वक़्त उस नशा से मुक्ति हो करके मतदान करना है। एक बार जब आप अपने मताधिकार का प्रयोग निश्चिंत हो करके बिना किसी दबाव में दे देंगे, ये नेता है, ये सब समझ जाएंगे कि आप लोग समझने लगे हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये नेता जानते हैं कि आप समझदार नहीं हैं, आपको समझ नहीं है, क्योंकि हमने आपको जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, अब तो क्षत्रियों को छोड़िए, अब तो महिला और पुरुष के नाम पर भी आपको बांट दिया है। मतलब ये नहीं है कि अब आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी पंडित है और मैं क्षत्रिय हूँ तो हम दोनों में सिर्फ पंडित क्षत्रिय में लड़ाई हो। हमारे तो ब्रजेश भाई जी हैं अमेरिका वाले, ब्रजेश बिहारी, एक मेरा भाई भी है और एक ब्रजेश जी भी हैं, और दोनों लोग लिया के हैं, एक मेरा भाई है और एक मेरे बड़े भाई हैं। तो ये नहीं अब वो होगा कि आप विषय हैं तो मैं प्रमाण हूँ। इतना ही नहीं, अब तो मेरे पति में बांट दिया है कि आपने महिला 33% दे दिया है, आप अपने घर में लड़ते रहिए कि चुनाव मैं लड़ूंगा कि तू लड़ेगा। ये सब बांटने का साजिश है ताकि हम इसी में उलझे रहें और सब चीज़ों पर दिमाग न लगाएं और सब चीज़ों पर बात ना करें। मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा ये उद्देश्य होता है कि आप लोगों को सही फैक्ट दिखाया जाए, सही दिशा में आपको पहुंचने की, सही निर्णय पर पहुंचने का मार्ग बताया जाए। आप सब इस विषय पर जानें, अपना मन बनाएं और जब भी आपको मौका मिले तो आप ये समझिए कि कौन आदमी आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि को अब सब कह रहा था और कौन आदमी आपके वोटों का अपमान कर रहा था। तब जा करके आप सही आदमी और सही नेता का चुनाव कर पाएंगे। वैश्विक बीमारी कोरोना हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा और हम सब पुनः एक दूसरे से बिना पर्दा बेपर्दा गले मिलेंगे। इन्हीं दुआओं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश प्रभा आप सबके साथ करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।